नमस्कार दोस्तों, अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कर्तव्य पथ पर चलने का मजा कुछ और है, संघर्ष में जीवन जीने का मजा कुछ और है। यूं तो शांत जल में सभी तैर लेते हैं, तूफानी जल में तैरने का मजा ही कुछ और है। तूफानी जल में तैरने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, टीजीटी संस्कृत के पेपर हो चुके हैं। 3 पालियों में पेपर हुए थे। डिफरेंट पालियों के अलग-अलग तरीके से कुछ डिफरेंस था, लेकिन ये सभी पालियों में एक कॉमन विशेषता देखने को मिली है। उसका हम लोग एनालिसिस तो करेंगे। पेपर के एनालिसिस के बाद हम ये देखेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या रहने की संभावना है। आपने पिछले वीडियो में जो आपने कमेंट किया था, आपने नंबर कमेंट्स किया था, उसका क्या असर होने वाला है, और ये भी देखेंगे दोस्तों कि आंसर की के बाद फाइनल कट ऑफ क्या होने की संभावना है। वीडियो के अंत तक यदि आप बने रहे तो टीजीटी संस्कृत की कट ऑफ से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी का समाधान आपको मिलेगा। आपको पता है दोस्तों कि आपने पेपर दिया है तो उसमें 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के लिए जो परिदृश्य है वो इस प्रकार रहा कि जो हिंदी सेक्शन था, सभी पालियों में हिंदी सेक्शन आसान रहा, क्योंकि जो संस्कृत के विद्यार्थी होते हैं उनका सभी का हिंदी सेक्शन स्ट्रांग भी होता है, मजबूत होता है, और हिंदी और संस्कृत एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए हिंदी की ज्यादातर चीजें संस्कृत के विद्यार्थियों को पता थी। इसलिए लगभग 16-17 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले रहे थे। ये हिंदी सेक्शन में 15-16 क्वेश्चन आप आसानी से कर ले रहे थे। ध्यान ये रखें कि कुछ लोगों ने अच्छा किया होगा तो 18 तक भी वो अच्छे प्रश्न कर सकते थे। सभी पालियों में हिंदी का जो सेक्शन था 20 नंबर का, वो ऐसे था, लगभग इस लेवल का था। दूसरी बात, आपको हिंदी लगभग अच्छी कंडीशन होती है तो आपने हिंदी का सेक्शन अच्छे से कर लिया। दूसरा सेक्शन था पार्ट ए में रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग के लिए दोस्तों ध्यान रखना है कि सभी सेक्शन में 8-10 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे। उन 8-10 क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते थे। ध्यान ये रखें कि लगभग 10 से 12 तक, 12, 13 तक और 14 तक भी आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते थे। यहाँ हमारे लगभग 13 क्वेश्चन बहुत इजी थे। ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते थे। रीजनिंग सेक्शन का 13 क्वेश्चन, लेकिन कुछ लोग उससे भी अच्छा कर सकते थे, 16 क्वेश्चन तक जा सकते थे। उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन टफ थे। यद्यप करने वाले 20 भी कर सकते, लेकिन ध्यान रहे हम कॉमन स्टूडेंट की बात कर रहे हैं जो एक सामान्य लेवल का रहा। तो यहां 16 से 16 क्वेश्चन तक आप रीजनिंग सेक्शन में कर सकते थे। कुछ मॉडरेट लेवल के थे। दोस्तों, जीके का जो सेक्शन था, जीके के सेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें 6 से 8 क्वेश्चन बहुत इजी लेवल के थे। 6 से 8 क्वेश्चन में जो इजी लेवल थे उसमें उन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते थे। आसानी से इन प्रश्नों को आप हल कर सकते थे। ये क्वेश्चन 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो मॉडरेट लेवल के थे और इन्हें भी आप हल कर सकते थे। मैथ सेक्शन आपका ऐसा सेक्शन था जहां पे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो जिन्होंने टोटल इसको स्किप भी किया है, इस सेक्शन को स्किप कर दिया है, या तो किया है तो कम क्वेश्चन पे गए हैं। लेकिन इसमें भी यदि मैथ सेक्शन 6 से 8 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे। इसमें और थोड़ा सा एफर्ट डाला जाता तो इसमें 10-11 क्वेश्चन तक जाया जा सकता। दोस्तों, इंग्लिश सेक्शन है, इसमें भी कुछ स्टूडेंट हैं जो 2-3 क्वेश्चन कर सकते थे और बाकी स्किप करने वाले भी ये सेक्शन है। ध्यान रखें, मैथ और इंग्लिश में काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो स्किप भी करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्किप करना भी फायदेमंद है। अगर आपने यहाँ टाइम तोड़ दिया तो आपका मेन सब्जेक्ट का क्वेश्चन छूट जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप होगा आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आपके क्वेश्चन ज्यादा गलत हो जाएंगे और माइनस में चले जाएंगे। इसलिए दोस्तों यहाँ कम मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश में 6 से 8 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते थे इंग्लिश सेक्शन को। ये सेक्शंस वैसे इसमें जो क्वेश्चन यदि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश की है तो आप कर सकते थे, यदि नहीं है तो यहाँ पे ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे, ये भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। पार्ट ए की बात किया जाए दोस्तों तो पार्ट ए में 50 से लेकर के 60 एक अच्छी कंडीशन मानी जा सकती है। ध्यान रखें, पार्ट ए में कई कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। एक तो 40 नंबर लाने वाले,
दूसरे हैं 50 नंबर लाने वाले, तीसरे हैं 60 नंबर लाने वाले और चौथे हैं 70 नंबर वाले। और एक और कैटेगरी हो सकती है जो 80 नंबर भी ला सकते हैं। जो जिनका पार्ट ए में 80 नंबर है वो बहुत अच्छी कंडीशन में, बहुत बेहतर कंडीशन में है। जिनका 70 है वो भी बहुत अच्छी कंडीशन में फर्स्ट, और जिनका 60 नंबर है वो भी बहुत अच्छी कंडीशन है। ट्रांजिशन फेज 40 से 50 वाले हैं। अब इन 40 से 50 वालों के लिए दिक्कत होगी कि यदि उनका सेकेंड पार्ट बी में अच्छा नहीं किया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पार्ट बी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि पार्ट बी में कई लोगों ने कहा कि प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए। देखिए, इन सब चीजों को कोई डीएसएसबी नहीं सुनने वाला। डीएसएसबी ने जो भी प्रश्न दिया है, जो भी चैलेंज दिया है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसके अनुसार नंबर आपके आने चाहिए। यदि बाहर से है तो सबके नंबर कम होंगे, और यदि अंदर से सरल है तो सबके नंबर बढ़ जाएंगे। इस ऊहापोह से बाहर आना चाहिए। दोस्तों, इसमें पार्ट बी में इस कैटेगरी के लगभग 40 मार्क्स वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं, और 60 वाले, 70 वाले और 80 मार्क्स लाने वाले भी हैं। बहुत से लोगों का पार्ट बी में बहुत अच्छा सेक्शन मजबूत होता है, इसलिए वहां 90 भी प्रश्न सही करके ले आते हैं। लेकिन ऐसे रेयरली, बहुत ही कम ही स्टूडेंट मिलते हैं। यदि यहां पर आपने 80 पार्ट बी में कर रखा है तो पार्ट ए में आपने 50 भी कर रखा है तो आप अच्छे कंडीशन में माने जाओगे। अगर आपने 70 कर रखा है पार्ट बी में और पार्ट ए में आपके 60 भी हैं, तब भी आप बेहतर कंडीशन में हो। यदि आपने पार्ट ए में 80 कर रखा है और पार्ट बी में 50 कर रखा है, तब भी आप बेहतर कंडीशन में हो। यदि आपने पार्ट ए में 80 कर रखा है, पार्ट बी में 40 कर रखा है, तब भी आप बेहतर कंडीशन में हो। तात्पर्य यह है कि DSSB में TGT संस्कृत में सिलेक्शन लेना है तो आपका दोनों सेक्शन में अच्छी कमांड होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कटऑफ पर। तो कटऑफ पर आधारित आपने बहुत से वीडियो देख चुके होंगे, आंसर की आ भी चुकी है। लेकिन आंसर की में एक बड़ी समस्या आ रही है कि आपका रिस्पांस पता नहीं चल रहा। आप जो हमें मार्क्स बता रहे हो वो आपका अंदाजा है। आपने 120 बताया तो यकीन मानिएगा, हो सकता है कि आप घर में आंसर की देख रहे हो, आपको लगता है 120 सही है, लेकिन वास्तव में वो एग्जाम हॉल में आपने वैसा परफॉर्मेंस किया है या नहीं किया। अच्छा, डीएसएसबी की बेवकूफी देखिए कि हर बच्चे की रिस्पॉन्स के साथ आंसर की देना चाहिए। अब बताइए, ऐसे में कौन छात्र है जो ऑब्जेक्शन उठाएगा और क्यों उठाएगा? उसे पता होगा कि इसमें मेरा ये क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा। अगर बच्चे के रिस्पॉन्स डीएसएसबी देता तो हर बच्चा एक एक प्रश्न को खोज के लाता, उसका उत्तर ढूंढ के लाता, यदि उसका वो गलत क्वेश्चन होता तो, और प्रूफ के साथ डीएसएसबी के सामने रखता। लेकिन ये सब इसलिए कर दिया गया है कि बच्चे केवल नाम मात्र को ये हुआ कि बच्चों को हमने आंसर की जारी कर दिया, बच्चे चेक करें, बच्चों ने कहा कोई गलत उत्तर नहीं है, इसलिए जो है इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो गलत क्वेश्चन भी सही हो गया। तो प्यारे दोस्तों, यहां थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम अपने नंबरों का इवैल्यूएशन हमें करना ही पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, अंदाजा लगाना पड़ेगा कि हमारे कहां आ रहे हैं। मान लीजिए आपने टोटल मार्क्स जोड़ रहे हैं, आपका 60 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, तो फिर ज्यादा इसमें सोचने विचारने वाली चीजें नहीं है, क्योंकि 60-70 में होने वाला नहीं है। और कुछ ने जोड़ा और बोला कि मेरा 140 आ रहा है, वहां भी डाउट है, क्योंकि जो 140 बता रहा है उसको यही नहीं क्लियर है कि वास्तव में मैंने एग्जाम रूम में कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए, कौन सा किया, कौन सा नहीं किया, और किया है तो ये वाला जो ऑप्शन उसमें, क्योंकि साइकोलॉजिकल एक इफेक्ट होता है। मेरे सामने दे दीजिए क्वेश्चन, उसमें जिस प्रश्न का उत्तर जिसमें ट्रिक मार्क ग्रीन से लगा है, मेरा दिल भी वही कहेगा कि हाँ बिल्कुल यही सही। अब जब वही सही होगा तो फिर बताइए आप कैसे अंदाजा लगा सकते हैं? इसलिए कई कट आप देखते होंगे, कोई 140 बता रहा है, कोई 150 बता रहा है, कोई 130 बता रहा है। तो मैं तो ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि घर में बाहर बताना बहुत आसान है, एग्जामिनेशन हॉल में उसको परफॉर्मेंस करना एक कड़ी चुनौती है। दोस्तों, आपको करना क्या है, मैं तो अभी आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूं मेल फीमेल की, लेकिन आपने एग्जाम को दिया है। जैसे हमने एग्जाम दिया, जिस टाइम मेरा सिलेक्शन हुआ मैं दे के आया, मैं एग्जैक्ट मैंने अनुमान लगाया कि इतने से इतने के बीच कट ऑफ होनी चाहिए, वास्तव में उतनी थी। हालांकि उससे मेरे 10 नंबर ज्यादा थे, लेकिन इसी प्रकार आप भी एग्जाम रूम को फेस किए, बिल्कुल डायरेक्ट लाइव आपके साथ हुआ है, आपका दिल बताने लगता है कि हाँ यार इसकी मेरिट इतनी जाएगी, इसका लेवल ये है, इसका। तो जो भी आपको लगता है आप अपने भी कट ऑफ को बताइए, मैं तो बताऊंगा, मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता हूँ, बिल्कुल खुली तौर से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी
यदि कहे तो वो कोई 100% गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन यदि आप फील करके, आपको जो लगता है बिना डर के, ये मत सोचिएगा सर की बात गलत हो जाएगी, मेरी बात गलत हो सही हो कोई मायने नहीं रखता। आप अपनी बात जरूर रखिए, आप भी बताइए कि आपके अनुसार क्या कट ऑफ जा सकती है दोस्तों। और आपके मार्क्स जो फीमेल की कट ऑफ है वो जो इस प्रकार रहने वाली है, जो मेरा अनुमान है यहाँ रह रहा, भले ही लोग 120, 30, 40 कह रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मे भी हो सकता है 140, 50 चले जाए, ऐसे संभावना नहीं है। लेकिन यूआर की जो कट ऑफ रहने वाली है 105 से 115 के बीच रहने वाली दोस्तों। ओबीसी की 85 से 95 के बीच में रहने वाली है दोस्तों। और एससी की जो कट ऑफ है 100 से 115 के, की यहाँ एससी की सीटें बहुत कम है। एसटी की जो कट ऑफ है वो है 90 से 100 के बीच रहने वाली है दोस्तों। और ईडब्ल्यूएस की 110 से 120, इसलिए 110 से मात्र एक ही पोस्ट है, इसलिए इसकी कट ऑफ ऊपर रह जाने की संभावना। फिजिकल हैंडीकैप्ड की 70 से 90 के बीच कट ऑफ जाने की संभावना है दोस्तों। मेल की जो कट ऑफ है वो है 95 से 105, इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी उससे, फीमेल से, क्योंकि इसमें सीटें थोड़ी ज्यादा है। ये ध्यान रखना, इसमें सीटें ज्यादा है, इसलिए 95 से 105 कट ऑफ जाने वाली है। ध्यान ये रहे दोस्तों, इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि ये 130 जाएगी, 135 जाएगी, मे भी हो सकता है चला जाए, लेकिन जो पेपर का लेवल है, जैसे रिस्पांस बच्चों के आ रहे हैं, वैसे नहीं दिख रहा कि इससे ऊपर जाने वाली कट ऑफ है। आपको अधिकतम बहुत है, इसमें सीटें बहुत ज्यादा हैं, बहुत खींच के 10 तक जा सकती है, लेकिन इससे ज्यादा 110-15 से ज्यादा नहीं जा सकती है। ओबीसी की जो कट ऑफ है 80 से 90 के बीच रहने वाली है। एससी की कट ऑफ है 90 से 100 के बीच रहने वाली है। और एसटी की कट ऑफ है वो 75 से 85 के बीच रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है 90 से 100 के बीच रहने वाली है। और फिजिकल हैंडीकैप्ड की कट ऑफ 70 से 80 के बीच रहने वाली है दोस्तों। अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा चैनल को आप बहुत पसंद करते हो और बहुत प्यार देते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आशा करते हैं कि हम आपकी जो भी अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। आपके साथ हम कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जितना आप मेहनत करते हैं उतना ही हम भी आपके साथ मेहनत करते चलेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,